मैं बड़े अदब से कहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी राम मंदिर की प्रेस्टीज पर, राम मंदिर की इज्जत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल उन चोरों पर और डकैतों पर उठाए जा रहे हैं। आप उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान पीढ़ियों के ऊपर, स्टेयरकेस के ऊपर मुसलमान नमाज पढ़ते थे। क्या ये वाजिब है कि आज डकैती के वक्त आप इस मुद्दे को उठाएं? आज आपकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को गिरफ्तार करें, उन्हें अंजाम तक पहुंचाएं। हमारी खता ये है कि हम चोर को चोर और डकैतों को डकैत कह रहे हैं। हमारी खता ये है कि हम आपसे कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कीजिए। हमारी खता ये है कि हम कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनको गिरफ्तार कीजिए, उनको सजा दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार, प्रधानमंत्री उन चोरों और डकैतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको कोई हक नहीं है कि आप महमूद गजनवी के खिलाफ कोई उंगली उठाएं। उसने सोमनाथ के ऊपर डकैती डाली थी। आज आपके लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है। मुझे दोनों के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता है। सतीश महाना जो यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, पहले उन्होंने बयान दिया कि जो लोग कह रहे हैं चोरी हो गई, हो सकता है किसी गलत मंशा के साथ, अच्छी मंशा के साथ नहीं दिया होगा, इसीलिए पैसा चोरी हो गया। अब सफाई भी दी उसके बाद उन्होंने कि भाई किसी ने पैसा अभी तक वापसी मांगा है क्या, और अगर किसी ने कुछ दिया है ट्रस्ट को, क्या किसी ने उसके ऊपर वापसी उस पैसे की मांग करी? एक एक पैसा जो है वो लगाया गया है अंधे के काम में। देखिए, मुझे अफसोस है उनके इस बयान पे, तकलीफ भी है और हंसी भी आती है। ये कल्चर बीजेपी का होगा कि किसी मंदिर को डोनेशन देने के बाद उस पैसे को वापस मांगा जाए। देश की हिंदू कम्युनिटी जिसका कमिटमेंट है राम मंदिर के साथ, अगर वो डोनेट कर रहा है, वो पैसा मांगने के लिए नहीं कर रहा है। और ये कहना कि गलत नियत से दिया गया होगा, मुमकिन है बीजेपी के लोग गलत नियत से डोनेशन देते हों, भारत के लोग गलत नियत से नहीं देते हैं। और आप उन चोरों को, डकैतों को डिफेंड कर रहे हैं, और जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उनको आप एक्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यही पूरा विपक्ष, हम सब लोग इसीलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी की सरकार, राष्ट्रीय सेवक संघ, उनके नेता, इन सब का हाथ है। एनसीपी शरद पवार गुट जो है उसमें खबरें थी, उन्होंने मुलाकात करी जयंत पाटिल ने और सुनील तटकरे जो हैं, खासकर जयंत पाटिल ने मुलाकात करी देवेंद्र फडणवीस से। उसके बाद स्पेकुलेशन शुरू हो गई, सफाई आई है सुप्रिया सुले की तरफ से कि 8 सांसद इंटैक्ट हैं, सभी एमएलए इंटैक्ट हैं। एनसीपी शरद पवार एनसीपी को न केवल लीड करते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है सब में, सबकी सुनते हैं। जयंत पाटिल ने कहा कि मैं मिला हूं बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस से, लेकिन मैं अपने किसी क्षेत्र के काम के लिए गया था, उनसे उस बारे में मेरी अपॉइंटमेंट थी। और चर्चा इस बात की भी चल रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो आने वाला है, सत्र के अंदर लेके आएगी सरकार। ऐसा चिदम्बरम साहब भी कह रहे हैं कि डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो और ये रीजनल पार्टियां हैं, इनको डराने धमकाने और लालच देने में सरकार लगी हुई है। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि हम इंडिया ब्लॉक एक साथ हैं और वो मिलना चाहते थे किरण रिजिजू, लेकिन हमने कहा है मिलेंगे तो खड़गे जी की सदारत में। देखिए, शरद पवार जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत देश के बड़े नेता हैं, लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं कि शरद पवार जी को क्लैरिफाई करना चाहिए। कभी चर्चा आती है कि वो हमारे साथ आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर, कभी चर्चा आती है विपक्ष के साथ जा रहे हैं, उन्हें क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और जहां तक बीजेपी की सरकार का वीमेन बिल और डिलिमिटेशन बिल इस सेशन में लाने की बात है, निश्चित तौर से अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार इस्तेमाल करेगी।
वो एजेंसीज इस्तेमाल करेगी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अथाह काला धन भी इस्तेमाल कर सकती है। वो विपक्ष के एमपीज को कोशिश करेगी कि वो वॉकआउट कर जाएं और इस कानून को पास करा के अपनी मर्जी से भारत की तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करेगी। और मेरा मानना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास हो जाता है, वो दिन भारत की तारीख का सबसे ख़राब दिन होगा, सबसे ज़्यादा तारीकी वाला दिन होगा, और उस दिन देश का लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। एक बंगाल की राजनीति से उठापटक है सर। ममता बनर्जी 21 जुलाई को वहाँ पे एक मार्टर डे, शहादत दिवस मनाया जाता है, उसमें कांग्रेस के कुछ लोगों की शहादत हुई थी। तो उसमें ममता बनर्जी का जो धड़ा है वो अलग, तृणमूल कांग्रेस उनके जो है वो कह रही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है के सामने उन्होंने बात कही है कि हम 21 तारीख को जो है चाहते थे कि ये बिरला प्लानिटोरियम में हो, साउथ कोलकाता में। अगर परमिशन नहीं दी जाती तो हम विक्टोरिया हाउस में रखते हैं इसको। वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है, जो वहां की इकाई, लोकल इकाई, इनवाइट किया है ममता बनर्जी को और कहा है कि इस बात को वो माने कि उन्होंने मिस्टेक करी, पार्टी से छोड़कर लेगेसी को रीराइट करने की कोशिश ना करें, अपनी गलती को भूलकर वापस आए और वहां पर शामिल हो। देखिए, मैं कहूँगा कि ममता जी की पार्टी के जो लोग चले गए, मुझे नहीं लगता कि उनके वापस आने की कोई गुंजाइश है। भारतीय जनता पार्टी हर हरबा इस्तेमाल करती है, लेकिन हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ ममता बनर्जी के साथ हैं। लेकिन आपकी जो लोकल इकाई है बंगाल कांग्रेस की तरफ से जो है, ममता बनर्जी को 21 तारीख के इवेंट के लिए बुलाया गया है और उसमें ये भी कहा गया है कि पार्टी छोड़ना उनसे एक मिस्टेक थी, पार्टी को छोड़ना, वो इस बात को एडमिट करें ममता बनर्जी और रिकॉग्नाइज करें जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है 21 जुलाई 1993 की, और एक जो रीराइट करना चाह रही है वो लेगेसी, वो रीराइट ना करें। ये ममता बनर्जी को देखिए, ममता बनर्जी की अपनी पार्टी है, उनके अपने फैसले हैं, और किसी भी मामले के अंदर ममता जी के साथ अगर कुछ भी होगा, कांग्रेस पार्टी के लोकल यूनिट ने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड करेगी। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे मैं कि जो काकोली घोष दस्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि जिस सिंबल पे वो जीते थे वो लीडरशिप को लूट मचाने के लिए नहीं दिया गया था, मिसयूज किया कुछ लोगों ने जो है उस पावर का कॉमन मैन के खिलाफ, और हमने अपनी आवाज उठाई। कहा यह भी जा रहा है अब उनको अलग से बेंच भी अलॉट हो जाएंगी, अलग से सीटें अलॉट हो जाएंगी, और उन्होंने कहा कि पूरा मैंडेट जो है 20 सांसदों का जो है हमारी कंप्लेन के ऊपर काम नहीं हो रहा था, किसी को सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, बंगाल के लिए ही इन्होंने टीएमसी की को अलग से हटे हैं और इस तरीके से कदम उठाया उन्होंने। देखिए, इस तरीके का कोई भी बयान शर्मनाक बयान है। सिर्फ इसलिए कि सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए कोई और रीज़न है, क्या आप अपनी विचारधारा बदल देंगे? हर रोज़ तो आप पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के खिलाफ भाषण देते थे, हर रोज़ तो आप बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ बोलते थे, और आज बीजेपी के दबाव में या तो पैसे लिए गए हैं या फिर उनकी एजेंसीज का दबाव है। 20 एमपीज पार्टी तोड़ के अपनी विचारधारा को ओवरनाइट बदल के आज आप सेकुलर हैं, नेक्स्ट डे आप कम्युनल हैं। ये किस तरीके की राजनीति है? यही तो कारण है कि आज भारत के अंदर भारत के लोगों ने राजनीतिज्ञों पर भरोसा करना बंद कर दिया है। आज यही कारण है कि भारत के लोग राजनीतिज्ञों की जबान से निकले हुए अल्फाज और वादों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि आज वो इस पार्टी के अंदर हैं
और अचानक अपनी विचारधारा बदल के अगले दिन आप दूसरी पार्टी में चले गए, इसका वाज़ह मतलब है कि विचारधारा से आपका कोई लेना देना नहीं है। सर, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है कि जो सोनम वांगचुक बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, उस पर इंटरवेंशन करे केंद्र और दिल्ली की सरकार, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दे जिस तरीके की उनकी हालत। देखिए, बहुत अफसोस है, उनका काफ़ी लंबा अरसा हो गया वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंखें बंद किए बैठी हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि उन्हें जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी ये जो भूख हड़ताल है इसको तोड़ना चाहिए, उन्हें जूस पिलाना चाहिए। अगर उन्होंने दम तोड़ दिया जैसे कि खबरें आ रही हैं तो ये एक हमारे लोकतंत्र पे कलंक होगा। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं की इस बात की कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।